हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। और जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जब हम लोग बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अगर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग को पढ़ना क्या है कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए, 3 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारा क्या था मेंडेलियन का प्रिंसिपल, और उसके बाद लिंकेज क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसको कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे हमारा क्या होता है डीएनए और आरएनए, और मतलब बेसिकली रेप्लिकेशन कैसे होता है और हमारा डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में। फिर थर्ड पार्ट में इसको बांटे हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, हार्डी लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में। बेसिकली नीट में क्वेश्चन आता है यहाँ से पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है जेनेटिक डिसऑर्डर से। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, जितना भी एक्सपेरिमेंटल है वो है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ को कवर करेंगे, नीट लेवल का क्वेश्चन हो या बोर्ड लेवल का हो, बेसिक से देखो सारा चीज़ समझ में आएगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं, पहला पॉइंट है डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है। तो जो भी अगर एब्सेंट है वो तो देखना है उसको, और बेसिकली अगर जिसको समझ में नहीं आया वो इससे रिवीजन 2x पे करके देखो। वीडियो को कंप्रोमाइज करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारा चीज़ लिख के लाएंगे ताकि आपका समय बचेगा और इससे आप सही तरीके से समझ जाओगे। वीडियो की प्रोडक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक्सप्लेनेशन पूरा रहेगा, बस पहले से लिखा हुआ रहेगा ताकि आपका समय बचेगा। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, अगर एनसीईआरटी बुक में देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में वो ये सब नहीं दिया है, पर अगर आप जेनेटिक्स से स्टार्ट करो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डीएनए है क्या, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। किसी भी लिविंग सेल में अगर कुछ होना चाहिए तो वो होना चाहिए डीएनए। डीएनए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, अगर डीएनए के बिना सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर हम वायरस का बात करते हैं तो वायरस में हमारा क्या होता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। बेसिकली वायरस को इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर बोले हैं क्योंकि वायरस जब बॉडी के अंदर रहता है तो वो एक तरह से डेड होता है। पर अगर हम डीएनए का बात करते हैं तो डीएनए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। डीएनए किससे बनते हैं, उसका बेसिक यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा क्या सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल हो गया। और ये सेल में हमारा क्या है कि ये हमारा क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होता है, जहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस मान लो, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या है, इसी में हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल। इसी में हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए। सारा इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाता है वो हमारा जाता है डीएनए के माध्यम से। और डीएनए हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, किसी में डबल स्ट्रैंडेड होता है, किसी में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक में होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में हमारा सर्कुलर होता है, कुछ इस तरह का डीएनए होता है, सर्कुलर होता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड किसी में होते हैं, जो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 के चैप्टर में देखे होंगे। अगर हम बात करते हैं कि डीएनए जब कंडेंस होता है तो डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये कंडेंस होता है तो क्रोमेटिन बनाता है, और जब क्रोमेटिन से हमारा क्या ये ज्यादा कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम्स बनता है। तो हम डीएनए के बारे में सिंपली समझ सकते हैं कि डीएनए थ्रेड लाइक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। और जो हमारा कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि डीएनए जब कंडेंस होता है तो हमारा क्रोमेटिन बनाता है, और क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनाता है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि आखिर क्रोमेटिन होता क्या है। क्रोमेटिन एक कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या इसमें हिस्टोन प्रोटीन सारी जगह पे होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन सब जगह पे होते हैं। हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जो सारे यूकैरियोटिक के सेल्स में होते हैं, उसके डीएनए में होता है, जो उसको बाइंड करने में मदद करता है। बेसिकली डीएनए को कंप्रेस करना क्यों जरूरी है, अगर हम बोलते हैं डीएनए कितना, लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है, अगर लेंथ ऑफ डीएनए देखते हैं तो 2.2 मीटर का होता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी, इसको फोल्ड करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये 2.2 मीटर लंबा है तो इसको पॉसिबल नहीं है कि हम इसको कहीं ना कहीं हमको फोल्ड करके रखना होगा, तभी जाके हम एक सेल में इसको रख सकते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर इसको फोल्ड करके रखा जाता है। अगर हम बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि किसी भी आप दुकान पे जाते हो तो साड़ी को पूरा खोल के दिखाया नहीं जाता है, पहले उसका एक तरफ मोड़ा जाता है फिर दिखाया जाता है। उसी तरह से डीएनए को भी रेप्लिकेशन करने के लिए उसका फोल्डिंग को खोला जाता है, फिर उसके बाद उसमें रेप्लिकेशन किया जाता है, ताकि क्या हो सके, अच्छी तरीका से 2.2 मीटर का डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके और उसको अच्छी तरीका से कंप्रेस तरीका से न्यूक्लियस में रखा जा सके। फिर हमारे पास आता है कि ये कंडेंस फॉर्म डीएनए होता है जिसमें प्रोटीन भी है और आरएनए।
तो अब उसके बाद क्रोमोसोम्स का अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स को हम बोल सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हमारा है वो जब क्रोमेटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है तो उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो उसके ऊपर जब बात करते हैं तो क्रोमोसोम से कंडेंस फॉर्म होता है हमारा डीएनए का। उसके बाद हम लोग सेल साइकिल में एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम लोग थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जब आप जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको 12th के बुक में ये सब नहीं मिलेगा, पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप बेसिक से जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो गैमेटिक और सोमेटिक में डिवीजन होता है, जहाँ पे कुछ सेल साइकिल का फेज होता है। जो सेल साइकिल का फेज होता है उसमें हम लोग कुछ सेल को फेजेस में डिफाइन किए बात करते हैं तो उसमें कुछ फेजेस होते हैं जिसको हम लोग पढ़ना होता है। सबसे पहला हमारा जो फेज है उसमें हम लोग देखते हैं कि जी फेज, G2 फेज, G1 फेज और M फेज, S फेज। इसमें आपको फेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है कि हमारा कौन सा फेज में किस तरह से डीएनए प्रेजेंट है। ये आपका अगर आएगा तो एमसीक्यू में आएगा कि S फेज, G1 फेज और G2 फेज में आपका क्या है क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और M फेज में सबसे कंडेंस फॉर्म में डीएनए होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि सबसे कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है तो आप बोलोगे क्रोमोसोम्स। आप देख सकते हो कि जब डीएनए को कंडेंस किया तो सबसे पहले हमारे पास क्रोमेटिन बना, फिर क्रोमोसोम्स बना और क्रोमोसोम्स क्या है किसमें विजिबल होता है M फेज में, और हमारा जो G1 और S और G2 फेज में हमारा क्या विजिबल होता है क्रोमेटिन विजिबल होता है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो फेजेस है उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखो क्रोमेटिन विजिबल है, यहाँ क्रोमेटिन विजिबल है, यहाँ पे क्रोमोसोम विजिबल है। यहाँ पे क्वेश्चन बस यही बन सकता है कि M फेज में क्या होता है क्रोमोसोम्स विजिबल होता है और G1 S और G2 फेज में क्रोमोसोम्स सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा क्रोमेटिन विजिबल होगा। क्या होगा क्रोमेटिन विजिबल होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रोमेटिन विजिबल होगा, यहाँ पे क्रोमेटिन विजिबल होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोमेटिन विजिबल होगा तो तीसरा हमारा क्या है एस फेज। एस फेज में हमारा होता है डीएनए ओपन करता है इसके लिए रेप्लिकेशन के लिए। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो यहाँ से बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीएनए सबसे मोस्ट कंडेंस किस फेज में होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए डीएनए किस फॉर्म में कंडेंस होता है, बोलो एम फेज। बोलना तो वीडियो में भी जाएगा, क्या दिक्कत है, एम फेज में जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद अब हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंडेंस फॉर्म। अब देखो पास ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर जब इसको ज्यादा कंडेंस करते हैं तो यूक्रोमेटिन बनता है, उसका थोड़ा ज्यादा कंडेंस होता है तो हेट्रोक्रोमेटिन। दैट मींस कि हम बोल सकते हैं जो हमारा क्रोमेटिन है वो हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, यू और हेट्रो। यू मतलब कि ज्यादा थोड़ा सा कम क्रोमेटिन, हेट्रो मतलब ज्यादा क्रोमेटिन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे फिर ज्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देता है। फिर हमारे पास पॉइंट ये आता है कि जो हमारा डीएनए है उसमें सबसे ज्यादा कंडेंस हमारा हेट्रोक्रोमेटिन है, उससे भी ज्यादा क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कंडेंस फॉर्म, तो कहीं ना कहीं और तो आपका गलत हो गया। क्या आपके पास ये यूक्रोमेटिन होगा, क्या यूक्रोमेटिन भी गलत हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन भी गलत हो गया, बेसिकली क्रोमोसोम्स इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स नहीं रहता तो हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन को टिक करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्या सीखना है कि हमारे टॉपिक 2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जीन। जीन आखिर होता क्या है। जीन का जब अगर हम बात करते हैं तो जीन एक तरह से इंफॉर्मेशन को कैरी करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं जीन एक तरह का फंक्शन है, डीएनए एक तरह का स्ट्रक्चर है। जो हमारा जीन होता है वो एक तरह का सेगमेंट है। आप देख सकते हो कि हम अगर हम आपसे पूछते हैं कि हम जीन को कट कर सकते हैं तो आप बोलोगे कि जीन को कट नहीं कर सकते, हम डीएनए को कट करेंगे तो हमारा जीन कट होगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये हमारा बायोटेक का पार्ट है जिसमें हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा जीन होता है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो इंफॉर्मेशन को कैरेक्टरेट से लेके जाता है। डीएनए एक स्ट्रक्चर है, जीन एक फंक्शन है। अब हमारे पास पॉइंट ये आता है क्या कंसेप्ट ऑफ जीन है। सबसे पहले मैंने ये बोला कि क्या हम सेपरेट कर सकते हैं जीन को डीएनए से। वी नीड टू कट डीएनए। अगर हमको क्या करना है जीन को सेपरेट करना है, या हमारा क्या डीएनए है, अगर हमको यहाँ से क्या करना है कि हमको जीन को कट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ से आप बायोटेक में पढ़ोगे कि यहाँ पे क्या होता है आपका सीजर होता है जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं। वो सीजर से हम लोग कट करते हैं। बेसिकली बहुत सारा यहाँ पे प्रोसेस होता है जिसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बस यहाँ पे जानना है कि अगर हमको जीन को कट करना है तो डीएनए को कट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जीन लोकेटेड होता कहाँ पे। क्या जीन सारी जगह पे लोकेटेड है, जैसे कि ये सुंदर सा हमने बनाया है डीएनए का स्ट्रक्चर और यहाँ पे क्रोमोसोम्स है। तो आपको पता होना चाहिए जीन डीएनए में भी है, इस पोर्शन में भी है, क्रोमेटिन में भी है और क्रोमोसोम्स में भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीन कहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जीन कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स। और जीन इज केमिकली इन लिविंग सेल्स। जीन केमिकली कैसे होता है लिविंग सेल में, आप देखो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था ये चीज कि यहाँ पे डीएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, आरएनए भी होता है।
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। हाँ, जीन केमिकली क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन होता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आज के लिए, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़े हैं उस टॉपिक का क्वेश्चन भी कवर किए हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।